हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये फाइनल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट्स जो भी चीज़ें हैं उसको। तो ये भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीकृत रोजगार सूचना रेसुब आरपीएफ 01/2024। देखिए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, इसमें देखिए आवेदन के प्रारंभ की तिथि, जो आवेदन स्टार्ट होने वाला है वो 15 अप्रैल 2024 से 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। और जमा करने का समाप्त जो आखिरी डेट होगा वो होगा 14/5/2024। ठीक 1 महीना दिया गया है। और 12 बजे के पहले, ठीक 12 बजे के पहले। और जो भी इसमें संशोधन शुल्क जो होगा, भुगतान जो होगा और सुधार करने का जो भी तिथि वो 15/5/2024 से 24/5/2024 तक होगा। ठीक है, कृपया ध्यान दें, खाता बनाएं, अकाउंट क्रिएट करना है, फॉर्म भरिए और विवरण को संशोधित फॉर्म में भरे। अच्छा, एक अकाउंट क्रिएट करिए और फॉर्म में जो भी आप विवरण भरे हैं उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, पद का नाम क्या रहने वाला है, उप निरीक्षक कार्यकारी। और इसमें लेवल 6 का पे लेवल 6 रहने वाला है। और इसमें प्रारंभिक वेतन जो है वो 35,400 रहेगा। ठीक है, इसमें आयु सीमा जो है 20 से 28 वर्ष आपको मिलने वाला है। पहले यही चीज 20 से 25 तक था, बट 3 साल का यही रिलैक्सेशन दिया है। हालांकि और देना चाहिए था, कम से कम 30 जरूर करना चाहिए था। अगर क्या बोल सकते हैं आप इस पे, यही सरकार है। और इसमें कुल रिक्तियां जो है वो टोटल 452 है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 30 वर्ष की छूट शामिल है। 30 वर्ष, अब मान लीजिए जो कोविड के टाइम पे ही 28-29 हो गए होंगे, उनका आखिरी होगा 2019 में या 2020 में, मान लीजिए वो 28 होंगे या 27 ही होंगे, तो उनका तो इधर 2 साल में चला गया ना। तो 3 साल आप दे तो दिए, अगर आप 30 तक कर देते तो उन लोगों को भी मौका मिल जाता। कम से कम 30 यहाँ पे करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में जनरल वाले लोगों का तो कोटा गया, उनको तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी SC ST OBC उन लोगों को मिल जाएगा, वो लोग 30-31 तक भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट कुछ है आप लोगों के लिए। देखिए, आयु 1/7/2024 को 20 से 28 वर्ष होना चाहिए। जो आयु की गणना होगी वो 1/7/2024 से होगी। ठीक है, 1/7/2024 तक आप 28 वर्ष के होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर 29 हो गए तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक देखिए, एक बार खाता बनाने के बाद खाता बनाए फॉर्म मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित में भरे गए विवरण को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो आप जो एक बार खाता बनाएंगे उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो आप सोच समझ कर ही वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी दें। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। परीक्षा के चरण, परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होने वाला है, टेस्ट होगा, CBT होगा। ठीक है, और इसमें प्रदर्शन के आधार पर पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, शारीरिक मापन परीक्षा PMT और दस्तावेज सत्यापन DV के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक वो काट लिया जाएगा।
और प्रतिबंधित वस्तुएं जो है वे सब आप लोगों को लेकर नहीं जाना है। तो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियां आदि, चूड़ियां, चैन, कंगन, श्रवण यंत्र, बटुआ, पर्स, बेल्ट, जूते, धातु पहनाव आदि या पेन, पेंसिल जैसी कोई स्टेशनरी आइटम है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप ये सब कुछ लेके नहीं जा सकते हैं। लैपटॉप, टीवी, लैपटॉप मतलब क्या ही, लैपटॉप लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप ऐसे कौन लेके जाएगा, और लैपटॉप तो पता भी चल जाएगा। ठीक है, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है। लैपटॉप, टीवी वगैरह कुछ भी, एसी, कूलर, कैलकुलेटर कुछ लेके नहीं जाइएगा। ठीक है, चूड़ियां, चैन, कंगन ये सब भी नहीं पहन कर जाना है। पेंसिल तक लेके नहीं जाना है। ठीक है, परीक्षा स्थलों पर सामान सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि कोई भी कीमती प्रतिबंधित वस्तु ना लाएं। ठीक है, चलिए और नीचे देखते हैं क्या है। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र ई-बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल दस्तावेजों के संदर्भ में तभी किया जाएगा जब उम्मीदवार भर्ती के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार किया जा सकता है, और यदि नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब उतना जरूरी नहीं है। जो जरूरी चीज है वो देखते हैं। और ये देखिए, सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर एक समान और समान होने चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ना कि ब्लॉक कैपिटल या असंबद्ध अक्षरों में। विभिन्न हस्ताक्षरों के उपयोग के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अयोग्यता हो सकती है। अयोग्यता, ठीक है। हाँ, ये देखिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों अनुरोध पर के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए यानी सीबीटी, पीईटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल परीक्षा जैसा लागू हो, उनके विवरण और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। रेलगाड़ी आरक्षण बुक करने या और यात्रा के समय मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र उम्मीदवार की वास्तविकता के लिए सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारी को दिखाया जाना चाहिए। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक सहित चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों को अब निःशुल्क रेल यात्रा मिल की सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, जनरल वाले जाएं अपने पैसा लगाकर। हाँ, ध्यान रहिए, बस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए है निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा। सरकार इन लोग को ही देने वाली है। ठीक है, आप जनरल हैं, आपको नहीं दिया जाएगा निःशुल्क रेल यात्रा। ठीक है, बाकी वोट देने के लिए सभी इक्वल है। सरकार को चुनाव में सभी वोट दे सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, मगर यहाँ पे सुविधा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही रेलवे में फ्री में जा सकते हैं एग्जाम देने, जनरल वाले नहीं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पार्शलिटी नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है अपने स्वयं के हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले। देखिए, अंतिम तिथि तक का वेट नहीं करना है, उसके पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, लास्ट में वेबसाइट में ट्रैफिक रहता है, तो हो सकता है इंटरनेट स्लो चले, फॉर्म ओपन ना हो, जमा ना हो, पेमेंट करते वक्त पेमेंट कट जाए पर वो वेबसाइट पे शो ना करे, तो ये सब बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप उससे पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसके लिए उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन भी बनाया गया है। CEN के आवेदन जमा करने के तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये ईमेल rrb.help@csc.gov.in में आप कुछ भी सहायता है या कुछ हेल्पलाइन में पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे मेल कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर है 9592001188 में कॉल कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है, इसके लिए RRB जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए पहले भर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है कि राष्ट्रीयता, नागरिकता, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा जो है 1/7/2024 को पद उप निरीक्षक कार्यकारी, सामान्यतः निर्धारित आयु जो था 1/7/2024 को 20 से 25 उम्र तक। इस CEAN के लिए निर्धारित आयु जो है 1/7/2024 को वो है 20 से 28 उम्र तक। ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, उनको राहत देने के लिए उप निरीक्षक पद हेतु आयु सीमा निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया गया है। नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणी समुदाय के लिए ऊपरी आयु सीमा, अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू होती है। समुदाय श्रेणी: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार जो है उनको 5 वर्ष का छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर NCL उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की है। अनारक्षित वर्ग EWS 3 वर्ष आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर 6 वर्ष आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद। अजजा 8 वर्ष आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद। बाकी इधर है कि विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार, वो भी अनारक्षित व EWS 2 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर 5 वर्ष, अजजा 7 वर्ष। भूतपूर्व सैनिकों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने गणना की तारीख को 3 साल से कम नियमित और निरंतर सेवा प्रदान नहीं की है, अनारक्षित व EWS 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर 8 वर्ष और अजजा 10 वर्ष। ठीक है, उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होगी, दोनों तिथियां मिलाकर। आयु वर्ग वर्ष में 20 से 28, अनारक्षित व EWS 2/7/1996, अपीव गैर क्रीमी लेयर 2/7/1993 और अजा अजजा 2/7/1991 और सभी उम्मीदवार 1/7/2024। जन्मतिथि की निचली सीमा इससे पश्चात नहीं। चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या है। परीक्षा शुल्क आपको पता है कि 500 रुपये लगेगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये लोगों को 250 रुपये लगेगा।
ठीक है। और जो लोग सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। ठीक है, इसमें 100 रुपये डिडक्ट होके आपको 400 रुपये का राशि जो है वो आपको बैंक में वापस मिल जाएगा। तो इसमें ध्यान दें कि कैफे से आप फॉर्म अगर फिल करवाते हैं तो वहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो अपना ही दीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे कैफे वाले को पैसा वापस मिल जाएगा। चलिए और क्या है देखते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया क्या होगा। उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। पहला वही सीबीटी होने वाला है, फिर दूसरा पीईटी होगा, ठीक है, पीएमटी होगा और लास्ट होगा डीवी। ठीक है, परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आरआरबी के वेबसाइट पे या एसएमएस के थ्रू या ईमेल के माध्यम से जो उम्मीदवार है उनको पात्र उम्मीदवारों को जो है दे दी जाएगी। किसी भी जो पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी, किसी भी चरण के स्थगन या स्थान तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मेन आते हैं एग्जाम पे। जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, सीबीटी होगा, उसका स्तर क्या होगा। देखिए, सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। कुल अवधि होगा 90 मिनट का, कुल प्रश्न होगा 120। उम्मीदवारों को जो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन जो होगा वो 1/3 अंक होगा। कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है। ठीक है, सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। ठीक, सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम क्या है। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है। अंकगणित जो होगा वो 35 अंक का होगा। उसमें संख्या प्रणाली आएगी, पूर्ण संख्याएं आएंगे, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी आदि पर प्रश्न होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 अंक का होगा। इसमें एनालॉजीज होगा, समानताएं और अंतर होगा, स्थानिक दृश्य होगा, स्थानिक अभिविन्यास होगा, समस्या समाधान विश्लेषण होगा, निर्णय होगा, निर्णय लेने पर प्रश्न होगा, दृश्य स्मृति होगा, भेदभावपूर्ण होगा, अवलोकन होगा, संबंध अवधारणाएं होगा, अंक गणितज्ञ तर्क होगा, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण होगा, अंक गणितज्ञ संख्या श्रृंखला होगा, गैर मौखिक श्रृंखला होगा, कोडिंग और डिकोडिंग होगा, कथन, निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि। सामान्य जागरूकता में 50 अंक का होगा। प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ठीक है, ये आपका जो सीबीटी होगा उसका सिलेबस था। ठीक है, अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मार्क पीएमटी में क्या क्या होगा। उप निरीक्षक उप निरीक्षक जो है उनको 1600 मीटर का दौड़ पूरा करना है 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, और लंबी कूद 12 फीट का लगाना है और ऊंची कूद जो होगा वो 3 फीट 9 इंच का लगाना है। उप निरीक्षक कार्यकारी महिला
उप निरीक्षक कार्यकारी महिला जो होगी उनको 4 मिनट में 800 मीटर का दौड़ लगाना है। 9 फीट का लंबी कूद होगा और ऊंची कूद जो होगा वो 3 फीट का होगा। ठीक है। और पीएमटी के लिए मानदंड निम्नानुसार है। यूआर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो हाइट होना चाहिए पुरुष का वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला का 157। छाती जो है अविस्तारित होगा 80 और विस्तारित होगा 85। SC ST के लिए 160 होगा, पुरुष के लिए 152 होगा हाइट महिला के लिए। छाती जो है 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और 81.2 विस्तारित होना चाहिए। ये जो है ये बस मेल के लिए है। ठीक है, ये छाती वाला पोर्शन बस मेल के लिए है, ओनली फॉर मेल लिखा हुआ है। और बाकी जो गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए जो 163 हाइट रहने वाला है पुरुष के लिए, महिला के लिए 155 और ओनली फॉर मेल छाती होगा 80 और विस्तारित होगा 85। ठीक है। और 1600 और 800 मीटर का जो दौड़ होगा, स्पर्धा होगा, उसके लिए एक ही मौका दिया जाएगा। बाकी शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक को हर एक को 2 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, हर एक को 2 मौके दिए जाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, ये इसमें ये है ना कि पूर्व सैनिक और को पीटी से छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें पीएमटी लेना होगा। ठीक है। एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपरोक्त मानदंड के अनुसार सभी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, वही लिखा हुआ है। चलिए ये सब तो देख लीजिएगा, ये सब ना बताना लायक नहीं है। हाँ, आपका जो स्कैन जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो एकदम रिसेंट का 30 से 70 KB तक का आपको फोटोग्राफ रखना होगा। ठीक है, जो कि बिना काला चश्मा और बिना या टोपी पहने हुए नहीं होना चाहिए। और भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास वही फोटोग्राफ की कम से कम 12 प्रतियां होनी चाहिए। कम से कम 12 फोटो आपके पास वही होना चाहिए। और जो हैंडराइटिंग होगा हस्ताक्षर का, वो भी 30 से 70 KB होना चाहिए, वो रनिंग हैंडराइटिंग होने चाहिए। ठीक है। और जो अजजा प्रमाण पत्र होगा वो सब 500 KB तक होना चाहिए। ठीक है। और ये देखिए, ये आपको जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना है उसका आरआरबी का वेबसाइट दिया गया है। ठीक है। जैसे अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अहमदाबाद आरआरबी के लिए, तो उसका है वेबसाइट www.rrbahmdabad.gov.in। और रेलवे भर्ती बोर्ड का जो नाम है वो है अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है अजमेर, उसका है www.rrbajmer.gov.in। प्रयागराज का वैसे ही दिया हुआ है www.rrb.ald.gov.in। बेंगलुरु के लिए www.rrbnc.gov.in। भोपाल का देख लीजिए rrbhopal.gov.in। भुवनेश्वर का है www.rrbbbs.gov.in। बिलासपुर का है www.rrbbilaspur.gov.in। ठीक है। वैसे ही चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, मुंबई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ देखिए, चेतावनी है कि दलालों और जॉब रैकेटियर से सावधान रहें। ठीक है। जो रेलवे में नौकरी हासिल करने के झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके। ठीक है। तो कोई अगर बोलता है
कि पैसा लेके नौकरी दिला देंगे, तो उन लोगों के झांसे में कह रहा है नहीं फंसने के लिए। ठीक है, अब यहाँ फिर देके दिया है, पद का नाम क्या है, उप निरीक्षक कार्यकारी है। पे लेवल जो होगा वो 6 रहने वाला है। वेतन 35,400 जो मूल वेतन होगा। चिकित्सा का स्तर क्या होगा, B1। और विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, जो भी था महत्वपूर्ण जानकारी वो सब ऊपर ही था, आपको बता दिए हैं। ये सब तो आपको फॉर्म है कि कैसा फॉर्म होना चाहिए, इस तरीके का ही बना हुआ होना चाहिए, तभी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही जानकारी था। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए। अभी बिजी ट्रैफिक होने के कारण वो प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको 1-2 दिन के बाद मैं आपको कैसे फॉर्म फिल करते हैं वो भी, उसका भी वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और गाइस, साइंस, जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल में आप आके सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल पे विज़िट करते रहिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराते रहते हैं, सो आपको उससे बहुत ही लाभ मिलेगा। प्रीवियस में साइंस के, कंप्यूटर के और जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और रेलवे, आरआरबी और टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, आरपीएफ, ये सब के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और रेलवे की तैयारी भी कराई जाएगी। सो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लर्न ग्रो आशीष को। ठीक है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए फॉलो कर लें, लाइक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर किसी खास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। और चैनल लर्न गुरु आशीष को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।